कक्षा 10वीं के समस्त विद्यार्थियों को हिंदी पठन पाठन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम माता का अंचल पाठ, जिसके लेखक शिवपूजन सहाय जी हैं, के प्रश्नाभ्यास को हल करने की क्षमता की ओर अग्रसर होते हैं। इससे पूर्व चलित छायाचित्र के माध्यम से आपने वाचन एवं भावाभिव्यक्ति को भली भांति समझ लिया है, जिसके कारण आप इन प्रश्नाभ्यासों को आसानी से हल करने में समर्थ हो पाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर विद्यार्थियों को अपनी भाषा शैली में लिखना महत्वपूर्ण होता है, उसी से उसे अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपना पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? हम सभी यह भली भांति जानते हैं कि शिशु का पिता के साथ अधिक लगाव होता है। पिता का बच्चे के साथ एक और आत्मीय संबंध था, तो दूसरी ओर पिताजी उसकी आकांक्षा के अनुकूल मित्रवत व्यवहार भी उससे करते थे। उसके प्रत्येक खेल में शामिल होने का प्रयास करते थे, उसे किसी न किसी प्रकार अधिकांश समय अपने साथ रखते थे। अतः शिशु का पिता के प्रति अधिक लगाव स्वाभाविक था। शिशु का माँ के प्रति लगाव अंतर हृदय का है। माँ का स्नेह हृदय स्पर्शी होता है। निश्चल हृदय शिशु को हृदय स्पर्शी स्नेह की पहचान होती है। यही कारण है विपदा के समय शिशु पिता के पास न जाकर माँ के पास जाता है। माँ की गोद में उसे सुरक्षा की पूरी गारंटी व वात्सल्य स्नेह की पूर्ण अनुभूति मिलती है। उसे लगता है कि माँ की गोद में उसके सारे कष्ट, दुख, पीड़ा, डर स्वतः ही समाप्त हो जाता है, और होता भी यही है। प्रश्न नंबर 2। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता था? हम सभी जानते हैं शिशु अपनी स्वाभाविक आदत के अनुसार उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। उनके साथ खेलना अच्छा लगता है। अपनी उम्र के साथ जिस रुचि से खेलता है वह रुचि बड़ों के साथ नहीं होती है। दूसरा कारण मनोवैज्ञानिक भी है। अपने साथियों के बीच सिसकने या रोने में हीनता का अनुभव होता है, शर्म महसूस होती है। शिशु भोलानाथ को माँ जबरदस्ती पकड़कर तेल सिर में डालकर उसकी इच्छा के विरुद्ध उपटन करती थी, तो वह सिसकने लगता है, रोता है। पिता की गोद पाकर भी उसका सिसकना बंद नहीं होता है, किंतु जैसे ही साथियों के बीच में जाता है तो स्वभाव तो सिसकियों को बंद करता है, छिपाने की कोशिश करता है। वह यह भी प्रयास करता है कि मेरा रोना या सिसकना साथियों को ज्ञात न हो पाए। खेल में डूब जाता है और सिसकना भूल जाता है। प्रश्न नंबर 3। आपने देखा हो कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते थे। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। आपने देखा होगा कि हम लोग भी क्या है, अनेक प्रकार से तुकबंदियाँ करते हैं। अटकन बटकन दही चटाके बन फूले बंगाले, अर्रक बर्रक दूध की धार, चोर भाग गया पल्ली पार, पोषमपा भाई पोषमपा। इस प्रकार से आप लोगों के बचपन में भी ऐसी कई तुकबंदियाँ, आप लोग अब भी कुछ तुकबंदियाँ, क्योंकि आपका बचपन है, तुकबंदियाँ किया करते हैं, वह भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री से हमारे खेल और खेल सामग्रियों में कल्पना से अधिक अंतर आ गया है। भोलानाथ के समय में परिवार से लेकर दूर पड़ोस तक आत्मीय संबंध थे, जिससे खेलों में स्वच्छंदता थी। बाहरी घटनाओं, अपहरण आदि का भय नहीं था। खेल की सामग्रियां बच्चों द्वारा स्वयं निर्मित थी।
घर की अनुपयोगी वस्तु ही उनके खेल की सामग्री बन जाती थी, जिससे किसी प्रकार की हानि की संभावना नहीं थी। धूल मिट्टी से खेलने में पूर्ण आनंद की अनुभूति थी। न कोई रोक, न कोई डर, न किसी का निर्देशन। जो था वह सब सामूहिक बुद्धि की उपज थी। आज भोलानाथ से सर्वथा भिन्न खेल और खेल सामग्री और ऊपर से बड़ों का निर्देशन और सुरक्षा हर समय सिर पर हावी रहती है। आज खेल सामग्री स्वनिर्मित न होकर बाजार से खरीदी हुई होती है। खेलने की सीमा भी निर्धारित होती है, अतः स्वच्छंदता नहीं होती है। धूल मिट्टी से बच्चों का परिचय ही नहीं होता है। वे घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों को खेलकर ही अपना समय व्यतीत करते हैं। प्रश्न नंबर 5, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। पाठ में आए प्रसंग प्रायः हृदय स्पर्शी हैं। सभी प्रसंग बचपन की याद दिलाते हैं। पहला, माँ का अचानक भोलानाथ को पकड़कर तेल लगाना, उसका छटपटाना, फिर भी उसे कन्हैया बनाकर छोड़ना तथा बाबूजी के साथ आकर रोना सिसकना भूलकर अपने साथियों के खेल में शामिल हो जाना। दूसरा, भोलानाथ और उसके साथियों का खेती करने का अभिनय करना, खेती की पैदावार को तोलना। इसी बीच बाबूजी का आना और सारी राशि को छोड़कर हंसते हुए भाग जाना। बटोहियों को देखते रह जाने का प्रसंग दिल को छू जाता है। भोलानाथ और उसके साथियों का टीले पर चूहे का बिल देख पानी उलीचना, बिल से चूहे की जगह सांप निकलना, फिर तो बच्चों का डरना, इधर उधर कांटों में भागना, भोलानाथ का माँ के आंचल में छिपना, सिसकना, माँ की चिंता, माँ द्वारा हल्दी लगाना, बाबूजी के लेने पर भी माँ की गोद न छोड़ना, अन्य अनेक मर्मस्पर्शी दृश्य उपस्थित होते हैं जो हमारे दिल को छू गए हैं। प्रश्न नंबर 6, इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? आज की ग्रामीण संस्कृति को देखकर और इस उपन्यास के अंशों को पढ़कर ऐसा लगता है कि कैसी अच्छी रही होगी वह समूह संस्कृति जो आत्मीय स्नेह और समूह में रहने का बोध कराती थी। आज ऐसे दृश्य दिखाई नहीं देते। पुरुषों की सामूहिक कार्य प्रणाली भी समाप्त हो गई है। ग्रामीण संस्कृति में आए परिवर्तन के कारण वे दृश्य नहीं दिखाई देते जो 30 के दशक में रहे होंगे। आज घर सिमट गए हैं, घरों के आगे चबूतरों का प्रचलन समाप्त हो गया है। आज परिवारों में एकल संस्कृति ने जन्म ले लिया है जिससे समूह में बच्चे अब दिखाई नहीं देते। आज बच्चों के खेलने की सामग्री और खेल बदल चुके हैं, खर्चीले खेल हो गए हैं। जो परिवार खर्च नहीं कर पाते हैं वे हीन भावना से बच्चों को बचाने के लिए समूह में जाने से रोकते हैं। आज की नई संस्कृति धूल मिट्टी से बचना चाहती है। घरों के बाहर पर्याप्त मैदान भी नहीं रहे हैं। लोग स्वयं डिब्बों जैसे घरों में रहने लगे हैं। प्रश्न नंबर 7, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी स्वयं करेंगे। आपके माता पिता आपको असीम प्रेम करते हैं। क्या क्या आपसे प्रेम करते हैं? कौन सी वे घटनाएं हैं जिनसे आपको लगता है कि आपके माता पिता आपसे प्रेम करते हैं? इन्हें आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 8, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। पिता का अपने साथ शिशु को नहला धुलाकर पूजा में बैठा लेना, माथे पर तिलक लगाना, फिर कंधे पर बैठाकर गंगा तक ले जाना और लौटते समय पेड़ पर बैठाकर झूला झुलाना कितना मनोहारी दृश्य उत्पन्न करता है। पिता के साथ कुश्ती लड़ना, बच्चे के गालों का चुम्मा लेना, बच्चों के द्वारा मूछें पकड़ने पर बनावटी रोना रोने का नाटक और शिशु का हंस पड़ना अत्यंत जीवंत लगता है। माँ के द्वारा गोरस भात, तोता मैना आदि के नाम पर खिलाना, उबटना, शिशु का श्रृंगार करना तथा शिशु का सिसकना, बच्चों की टोली को देख सिसकना बंद कर विविध प्रकार के खेल खेलना और मूसन तिवारी को चिढ़ाना आदि अद्भुत
दृश्य उकेरे गए हैं। ये सभी दृश्य अपने शैशव की याद दिलाते हैं। प्रश्न नंबर 9, माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। भोलानाथ का अधिकांश समय पिता के समीप में बीतता है। प्रायः उठकर नहलाना, धुलाना, पूजा में बैठाना, गंगा तक कंधे पर ले जाना, यहाँ तक बच्चे के हर खेल के अंत में शिशु के साथ पिता की उपस्थिति रही है। ऐसा लगता है कि पिता भोलानाथ का संबंध शिशु से व्यक्ति और छाया का है। भोलानाथ का माँ के साथ संबंध दूध पीने तक रह गया था। अंत में सांप से डरा हुआ बालक भोलानाथ पिता को हुक्का गुड़गुड़ाता पहले देखकर भी माता की शरण में जाता है और अद्भुत रक्षा और शांति का अनुभव करता है। यहाँ भोलानाथ पिता को अनदेखा कर देता है, जबकि अधिकांश समय पिता के सानिध्य में रहता है। इस आधार पर माता का अंचल सटीक शीर्षक है। अन्य और भी उचित तथा उपयुक्त शीर्षक हो सकते हैं, जैसा माता पिता का सानिध्य, बचपन के दिन, बचपन की मधुर स्मृतियाँ, माता का स्नेह, पिता का बच्चे के प्रति प्रेम, माँ के आंचल की छाँव, माँ का स्नेह युक्त आदर सत्कार। इस प्रकार से आप कई शीर्षक इस पाठ के दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 10, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। बच्चे जिद कर भी अपने प्रेम का प्रकटीकरण करते हैं। शिशु और माता पिता के सानिध्य में यह स्पष्ट करना कठिन हो जाता है कि माता पिता का स्नेह शिशु के प्रति है या शिशु का माता पिता के प्रति। दोनों एक ही प्रेम के संपूरक होते हैं। माँ भी शिशु को प्रेम करती है और शिशु भी माँ को प्रेम करता है। शिशु की मुस्कुराहट, शिशु को उनकी गोद में जाने की ललक, उनके साथ विविध क्रीड़ाएं करके अपने प्रेम के प्रकटीकरण करते हैं। माता पिता की गोद में जाने के लिए मचलना उसका प्रेम ही होता है। इस प्रकार माता पिता के प्रति शिशु के प्रेम को शब्दों में व्यक्त करना कठिन होता है। प्रश्न नंबर 11, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वो आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है उसकी पृष्ठभूमि पूर्णतः ग्रामीण जीवन पर आधारित है। पाठ में 30 या 40 के दशक के आसपास का वर्णन है। ग्रामीण परिवेश में चारों ओर उगी फसलें, उनके दूध भरे दाने चुंगती चिड़ियाँ, बच्चों द्वारा उन्हें पकड़ने का प्रयास करना, उन्हें उड़ाना, माता द्वारा बलपूर्वक बच्चे का तेल लगाना, चोटी बांधना, कन्हैया बनाना, साथियों के साथ मस्तीपूर्वक खेलना, आम के बाग में वर्षा में भीगना, बिच्छुओं का निकलना, मूसन तिवारी को चुढ़ाना, चूहे के बिल में पानी डालने पर सांप का निकल आना, सब कुछ हमारे बचपन से पूर्णतः भिन्न है। आज 3 वर्ष की उम्र होते ही बच्चों को नर्सरी या प्राइमरी कक्षाओं में भर्ती करा दिया जाता है। उनके खेलों के सभी सामान दुकान से खरीदे जाते हैं। बच्चे क्रिकेट, वॉलीबॉल, कंप्यूटर गेम, वीडियो गेम, लूडो आदि खेलते हैं। जिस धूल में खेलकर ग्रामीण बच्चे बड़े होते हैं तथा मजबूत बनते हैं, इससे इन बच्चों का कोई मतलब नहीं होता। आज माता पिता के पास बच्चों के लिए भी समय नहीं है। ऐसे में बच्चे टीवी, वीडियो देखकर अपनी शाम तथा समय बिताते हैं। प्रश्न नंबर 12, फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को। फणीश्वर नाथ जी का उपन्यास मैला आंचल पठनीय है। विद्यार्थी पुस्तकालय से लेकर इसे पढ़ सकते हैं। नागार्जुन का उपन्यास बलचनमा आंचलिक है। इसे भी विद्यार्थी पढ़ने का प्रयास कर सकें और किस प्रकार से एक आंचलिक उपन्यास में किस प्रकार से ग्रामीण संस्कृति का वर्णन लेखकों के द्वारा किया जाता है और ग्रामीण परिवेश किस प्रकार का आज है, किस प्रकार का उस समय था, ये सब बातें विद्यार्थी इन रचनाओं को पढ़ करके जान सकते हैं और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। आशा करता हूँ सभी विद्यार्थी इन प्रश्नों को समझकर अपनी भाषा में इनके उत्तर देने में समर्थ
हो चुके होंगे। इसी आशा से एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद।